दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमंग द यूथ के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कोफी अन्नान ने कहा था, कोई भी समाज जो अपने युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता का दोहन करने में सफल नहीं होगा वह पीछे रह जाएगा। तो वहीं बीवर ब्रुक ने कहा था, काम का अधिकार एक ऐसा नारा होना चाहिए जिसे हर लोकतंत्र द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन दोनों ही मामलों में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पिछड़ गया है। भारत न आज अपने युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता का ही दोहन कर पा रहा है और न ही अपने लोगों को काम का अधिकार दे पाया है। जबकि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बल्कि 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है। और तो और दुनिया की सबसे युवा आबादी भी यहीं रहती है। यानी भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के तौर पर आज विश्व का सबसे समृद्ध देश है, जिसके लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। तो वहीं भारत की औसत आयु मात्र 28.4 वर्ष है। आज भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था में युवा आबादी एक उत्प्रेरक का काम कर रही है, जो भारत को लगातार तरक्की की ओर अग्रसर करने में योगदान दे रही है। आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग की माने तो भारत नवाचार में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। यह सब संभव हो पाया है भारत की इसी युवा आबादी के कारण। असल में भारत की यह युवा आबादी न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का दमखम रखती है, जो श्रम आपूर्ति के लिए चुनौतियों का सामना कर रही है। जैसे कि जहां अगले 15 से 20 वर्षों में औद्योगिक दुनिया में श्रम शक्ति में लगभग 4% की गिरावट आने की उम्मीद है, वहीं भारत में इसमें लगभग 32% की अभूतपूर्व वृद्धि होने का अनुमान है। ऐसे में भारत अपने इस श्रम बल का बड़ा लाभ उठा सकने में संभव बन सकता है। लेकिन समस्या यह है कि भारत की यह आबादी आज भारत में ही गंभीर बेरोजगारी का सामना कर रही है। हाल ही में मानव विकास संस्थान या IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां शिक्षा रोजगार के द्वार खोलती है, वहीं भारत में बढ़ती शिक्षा के साथ ही बेरोजगारी दर भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर इस रिपोर्ट से भारत के श्रम बाजार के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं? इन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि आखिर क्यों शिक्षा के साथ भारत में बेरोजगारी दर में वृद्धि हो रही है? महिला श्रम भागीदारी के बारे में रिपोर्ट्स का क्या कहना है? कैसे रोजगार में जेंडर गैप्स को दूर किया जा सकता है? तो वहीं बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले रिपोर्ट की मुख्य बातों को जान लेते हैं। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में जहां भारत में रोजगार की खराब स्थितियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, तो वहीं 2000 से 2019 तक दीर्घकालिक गिरावट के बाद हाल के वर्षों में भारत में श्रम बाजार संकेतकों में सुधार का भी जिक्र किया गया है। इसके अनुसार हालिया वर्षों में श्रम बल भागीदारी दर, कार्यबल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर में सुधार हुए हैं। हालांकि स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में आज भी बड़े पैमाने पर महिलाएं कार्यरत हैं। तो वहीं युवाओं का रोजगार वयस्कों के रोजगार की तुलना में खराब गुणवत्ता का है। इसके साथ ही मजदूरी और कमाई इन वर्षों में लगभग स्थिर रही है या घट गई है, जबकि इस दौरान महंगाई में भारी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार नियमित श्रमिकों के लगभग 40.8% और आकस्मिक श्रमिकों के 51.9% को अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित औसत दैनिक न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का लगभग 82% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है और लगभग 90% अनौपचारिक रूप से कार्यरत है, जबकि वहीं स्वरोजगार में 55.8% के कार्यबल के साथ यह रोजगार का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी के बारे में रिपोर्ट का कहना है
कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर या LFPR दुनिया में सबसे कम है। 2022 में महिलाओं का LFPR 32.8% था, तो वहीं पुरुषों के लिए यह 77.2% था। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि भारत की कम LFPR काफी हद तक कम महिला LFPR के कारण है। वहीं युवा रोजगार पर भी रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत की कामकाजी उम्र की आबादी यानी 15 से 59 आयु वर्ग का अनुपात 2011 में 61% से बढ़कर 2021 में 64% हो गया, जबकि 2036 में इसके 65% तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान देश में हर वर्ष लगभग 7 से 8 मिलियन युवा श्रम बल में जोड़े गए। वहीं शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं का अनुपात 2000 में 18% से बढ़कर 2022 में 35% हुआ, लेकिन इसी अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों में शामिल युवाओं का प्रतिशत 52% से घटकर 37% हो गया। इसके अनुसार 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी भी 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई। 2022 में युवाओं के बीच बेरोजगारी दर स्नातकों के लिए जहां 29.1% थी, वहीं माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा पूरी कर ली थी 18.4%, और जो पढ़ या लिख नहीं सकते थे उनके बीच यह दर मात्र 3.4% की थी। शिक्षित पुरुषों में जहां बेरोजगारी दर 17.5% है, वहीं शिक्षित युवा महिलाओं में यह दर 21.4% से अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युवा रोजगार में वृद्धि तो हुई है, लेकिन काम की गुणवत्ता चिंतनीय है। रिपोर्ट समझने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत में आखिर शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या है। देखा जाए तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है भारतीय शिक्षण व्यवस्था में कौशल शिक्षा का अभाव। इस संबंध में ILO और IHD ने भी कहा कि भारत में तकनीकी रूप से योग्य युवाओं की कमी है। जैसे कि 2022 में 15.62% युवाओं के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण था, लेकिन उनमें से केवल 4.09% के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण था। देखा जाए तो भारत की श्रम शक्ति का लगभग 5% ही किसी औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जबकि इंग्लैंड में यह 68%, जर्मनी में 75%, अमेरिका में 52%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% है। ऐसे में साफ है कि भारतीय युवाओं में कुशलता का अभाव है। यही कारण है कि भारतीय युवा श्रम बाजार में पिछड़ जाते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का दूसरा कारण है कंपनी की मौजूदा मांगों के अनुसार विशिष्ट कौशलों और अनुभव वाले श्रमिकों का अभाव। जैसे कि कोविड महामारी के बाद स्टाफिंग फर्म द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि लगभग 76% कंपनियां रिक्त पदों को भरने के लिए कुशल श्रमिकों को खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी, जो नियोक्ताओं के लिए आवश्यक कौशल और नौकरी के उम्मीदवारों के पास मौजूद कौशल के बीच बेमेल को उजागर करता है। जैसे कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 से भी यह कहा गया था कि भारत में इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेवलपर्स इंजीनियर और डेटा आर्किटेक्ट्स जैसे प्रमुख भूमिकाओं में मांग आपूर्ति का अंतर 60 से 73% है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार 90% भारतीय युवा स्प्रेडशीट में गणितीय सूत्र डालने में असमर्थ हैं, 60% फाइलें कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहीं लगभग 75% युवा अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ हैं। यानी साफ है कि भारतीय शिक्षित युवा समय के साथ नए नए कौशल नहीं सीख रहे। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि समय के साथ वे श्रम बाजार में अपनी भूमिका नहीं तलाश पा रहे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का तीसरा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक विश्वास, जो महिलाओं को श्रम बाजार में बड़ी संख्या में भागीदारी नहीं करने देता। तो वहीं STEM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में उन्हें सीधे बाहर कर देता है। तो वहीं घर परिवार और केयर और अवैतनिक काम भी उनके ही हिस्से आते हैं। जैसे कि भारत में महिलाएं अवैतनिक घरेलू काम पर औसतन 7.2 घंटे खर्च करती हैं, जबकि पुरुष 2.8 घंटे ही खर्च करते हैं। उनके इस काम का सीधा असर उनकी रोजगार क्षमता पर पड़ता है। इसके अलावा भारत में व्याप्त सामाजिक असमानताएं भी कई सामाजिक वर्ग को श्रम बाजार से बाहर कर देती हैं। जैसे कि रिपोर्ट में भी इस बात पर फोकस किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति को बेहतर नौकरी के अवसरों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि सभी समूहों में शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हुआ है, लेकिन आज भी व्याप्त सामाजिक पदानुक्रम के कारण रोजगार असमानता बढ़ी है।
2023 में अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में जहां 22% अनुसूचित जाति श्रमिक नियमित वेतनभोगी कर्मचारी थे, वहीं सामान्य वर्गों के लिए यह आंकड़ा 32% था। सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण के बावजूद SC/ST वर्गों के लिए उच्च लेवल की नौकरी तक पहुंच के आंकड़े निम्न बने हुए हैं। इन सबके इतर भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण औपचारिक रोजगार का अभाव भी है। देखा जाए तो भारत में कुल रोजगार का केवल 9% के लगभग श्रमबल ही सामाजिक सुरक्षा दायरे में आता है। इससे भी बेरोजगारी और अल्प रोजगार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि औपचारिक रोजगार के बिना श्रमिक अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा और कौशल वृद्धि का आधार बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसे में नई पीढ़ी के लिए वे बेहतर भविष्य निर्माण नहीं कर पाते। इसके अलावा देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता भी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। जैसे कि रिपोर्ट में क्षेत्रीय बेरोजगारी पर भी आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। इसके अनुसार 2004-05 से 2021-22 के बीच भारत में रोजगार स्थिति सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि बिहार, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश इस अवधि के दौरान सबसे नीचे रहे, जबकि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात शीर्ष पर रहे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में मानव संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सच यह भी है कि हम आज तक इसका दोहन नहीं कर पाए हैं। हालांकि यह कहना गलत होगा कि भारत ने आज तक इस दिशा में कुछ प्रयास ही नहीं किए। सरकार आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता या मुस्कान योजना, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, PM दक्ष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना चला रही है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के द्वारा सरकार ने काम का अधिकार भी दिया है, लेकिन ये प्रयास अभी तक नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में भारत के श्रम बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ ही बेरोजगारी से निपटने के लिए कई उपाय भी सुझाए गए हैं। इसके अनुसार भारत को सबसे पहले रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करने, श्रम बाजार की असमानताओं को कम करने, कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करने तथा श्रम बाजार पैटर्न और युवा में कौशल ज्ञान के अंतर को मिटाने पर जोर देने के प्रयास करने चाहिए। वहीं भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में निवेश पर जोर देना चाहिए, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को अधिक सहायता देनी चाहिए। इसके इतर भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए और विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण भी प्रदान करने होंगे। हालांकि ये प्रयास तब तक अधूरे रहेंगे जब तक प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम को अद्यतन करके व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देकर और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आजीवन सीखने को बढ़ावा देकर शिक्षा को वर्तमान बाजार की मांगों के साथ बदला नहीं जाएगा। नई शिक्षा नीति के द्वारा सरकार कौशल विकास को प्रोत्साहन देकर बचपन से ही लोगों को बदलती तकनीक सिखाते हुए कौशल अंतर पाटने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार को नौकरी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, नौकरशाही बाधाओं को कम करके और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए मेंटरशिप कार्यक्रमों की पेशकश करके स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के भी प्रयास करने होंगे। तो वहीं ऐसी नीतियां बनाने और लागू करने पर जोर देना होगा जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे, जिसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, उद्योग अनुकूल नियम और रोजगार पैदा करने वाले व्यवसायों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अपनी चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण को बताते हुए इसे दूर करने के उपाय सुझाइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।